हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो आप सेक्शन 51 तक पहुँच चुके होंगे। देखिए दोस्तों, आज अपना स्टार्ट होगा 52 से लेके 55 तक। 52 से 55 तक स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो 52 से 55 स्टार्ट करने से पहले जब हम बेयर एक्ट पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि एक नई हेडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसी से पता चल रहा है हम अब क्या पढ़ रहे हैं। 5 से जब मैंने शुरू में ही पढ़ाया था तो आपको बताया था, देखिए ठीक है, जब बताया था कि 5 से 55 तक रेलिवेंसी चल रही है और उसमें बात अब करेक्टर की आ रही है। मतलब अब किसी केस में, ठीक है, किसी केस को डिसाइड करने में करेक्टर की क्या क्या रेलिवेंसी है, ये हम सेक्शन 52 से लेकर 55 तक देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं और क्या है। देखिए सेक्शन में हम 52 देखेंगे, 52, 53, 53 ए, 54 एंड 55, ठीक है दोस्तों। ये 5 सेक्शंस हो गए जो हमको देखने हैं। तो इनमें देखेंगे, देखो जो लास्ट के सेक्शंस हैं 52 और 55, ये उन केसेस से डील करेगा जिन सिविल केसेस में करेक्टर कब रेलिवेंट होगा, ठीक है। सिविल केसेस में करेक्टर कब रेलिवेंट होगा या इररेलिवेंट होगा, दोनों से डील करेगा, ठीक है। और जो लास्ट के 3 सेक्शंस हैं, सॉरी लास्ट के नहीं, मिडिल के जो 3 सेक्शंस हैं, ये क्रिमिनल केसेस में करेक्टर को डील करेंगे, ठीक है। तो आप जान गए कि जो 52 और 55 सिविल केसेस में करेक्टर से रिलेटेड हैं और बीच के जो 3 सेक्शंस हैं 53, 53 ए, 54, ये क्रिमिनल केसेस में कोई भी किसी भी व्यक्ति का करेक्टर कब रेलिवेंट होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। अगली बात जो हमको समझने वाली है, क्योंकि इसमें समझने वाली बात है, इसमें ज़्यादा सेक्शंस बड़े बड़े नहीं हैं। अगली बात समझने वाली है कि हम करेक्टर को क्यों देख रहे हैं, ठीक है। किसी केस में करेक्टर की क्या रेलिवेंसी है, यही तो देखना है। देखिए जनरल रूल तो यही है कि हर जो केस है अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी केस में हम किसी भी व्यक्ति के करेक्टर के रेलिवेंसेस एविडेंसेस दे देंगे तो क्या होगा कि जो जज है जो बैठा हुआ है उसका माइंड जो है प्रीजुडिस हो जाएगा। मतलब वो पहले से पूर्व जो है कुछ अपने दिमाग में पहले से कोई थिंकिंग रख लेगा और उसके बेसिस पे डिसीजन देगा। तो जनरल रूल यही है कि करेक्टर रेलिवेंट नहीं होना चाहिए जो है किसी भी जो है सिविल केस में या क्रिमिनल केस में, लेकिन उसके एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, वही साथ के साथ हमको पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इतना जानने के बाद अगली बात आ जाती है, हमें करेक्टर को जानना है, क्योंकि करेक्टर भी तो नहीं बताया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन इतना जरूर बताया गया जब सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही एक्सप्लेनेशन है 55 में। 55 का जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटी सी बात बोली गई है कि करेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। मीन्स करेक्टर में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, ठीक है। अब बात आती है कि रेपुटेशन क्या है और डिस्पोजिशन क्या है। देखिए दोस्तों, इधर देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है रेपुटेशन की। देखिए रेपुटेशन में 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रेपुटेशन क्या है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसको आप जानते नहीं हैं या देखा नहीं है,
कभी जानते तो हैं लेकिन देखा नहीं है, कभी उससे मिले नहीं हैं, उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है, और उसके बारे में जनरल जो है, जो पब्लिक एट लार्ज या कम्युनिटी की क्या ओपिनियन है उस व्यक्ति के बारे में। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेपुटेशन होता है। ठीक है, कम्युनिटी की ओपिनियन और योर ओपिनियन। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में जो होती है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो ही किसी आदमी का रेपुटेशन होती है। देखिए दोस्तों, अब आती है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन दोस्तों, जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, या फैमिली मेंबर्स होते हैं, या टीचर्स वगैरह होते हैं, जो उस व्यक्ति के बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं, वो उसकी डिस्पोजिशन होती है। जैसे क्या ओपिनियन हो सकती है? वो ये हो सकती है, वो व्यक्ति लेजी है, हार्ड वर्किंग है, या जो है जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, इस तरीके की जो ओपिनियन होती है। कौन रख सकता है? ये वही लोग रख सकते हैं जो उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। तो जो ये लोग, जो क्लोज लोग हैं, जो ओपिनियन रखते हैं, वो कहलाती है आदमी की डिस्पोजिशन। ठीक है, ये होगी आदमी की डिस्पोजिशन। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें दोनों चीज़ों को देखा जाता है, उसकी रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन दोनों को एक। ठीक है, क्यों? कभी कभी क्या होता है, देखिए दोस्तों, किसी आदमी की रेपुटेशन तो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसकी डिस्पोजिशन बहुत ख़राब होती है। जैसे अगर एग्जांपल लें, जैसे जो फिल्मी एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, क्या होता है कि उनके बारे में जो हम लोग जानते हैं, जनरल जो मासेस जानती है, वो उनकी रेपुटेशन होती है। उनके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके क्रू मेंबर्स या को एक्टर्स वगैरह जो एक्ट्रेसेस जो होती हैं, वो जो जानती हैं, वो उनकी डिस्पोजिशन होती है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी आदमी की रेपुटेशन तो बहुत हाई होती है लेकिन डिस्पोजिशन बहुत खराब होती है। मान लीजिए वो एक्टर तो बहुत अच्छा है लेकिन सेट पे बहुत लेट पहुंचता है, तो ये क्या हो गया? उसकी डिस्पोजिशन हो गई। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कैरेक्टर में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसकी रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब सेक्शन 55 में आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक और बात बोली गई है कि हम जब एविडेंस देंगे, अगर मान लीजिए किसी केस में किसी के करैक्टर के एविडेंस दे रहे हैं, तो क्या हुआ कि उसकी रेपुटेशन के एविडेंस देंगे या डिस्पोजिशन के एविडेंस देंगे। तो जब रेपुटेशन या डिस्पोजिशन के एविडेंस देंगे तो उसके जनरल रेपुटेशन के देंगे या जनरल डिस्पोजिशन के देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर रेपुटेशन और पर्टिकुलर डिस्पोजिशन के नहीं दिए जाएंगे। वो कैसे? जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए, देखिए दोस्तों, जैसे अगर किसी व्यक्ति से पूछा जा रहा है, मान लीजिए ए से पूछा जा रहा है बी के बारे में कि बी कैसा व्यक्ति है, तो ए कहता है बी बहुत अच्छा व्यक्ति है या बहुत हार्ड वर्किंग है, इस तरीके की कोई बात करता है, ये रेलिवेंट है। लेकिन अगर ए से बी के बारे में पूछा जाए कि बी कैसा व्यक्ति है और बी इस तरीके से कहता है कि बी ने कुछ दिन पहले जो है 5 लाख का जो है किसी को दान दिया था, या बी ने कोई अपराध किया था, इस तरीके की कोई बात बताता है, तो ये क्या हो गया? उसके पर्टिकुलर जो है रेपुटेशन या डिस्पोजिशन के एविडेंसेस हो गए। तो इस तरीके के एविडेंसेस वो नहीं दे सकता। ठीक है, यानी जो करेक्टर के एविडेंसेस दिए जाएंगे तो किसके दिए जाएंगे? उसके जनरल करेक्टर के या जनरल डिस्पोजिशन के या जनरल रेपुटेशन के दिए जाएंगे, ना कि पर्टिकुलर के दिए जाएंगे। सेक्शन 55 का जो सब क्लॉज है उसी में लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब आती है जो हमको जानना है पहला सेक्शन, सेक्शन 52। सेक्शन 52, देखिए 52 में दोस्तों एक छोटी सी बात बोली गई है। ठीक है, वो क्या बोला गया है? सेक्शन 52 में सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है, अगर मान लीजिए किसी सिविल केस में किसी व्यक्ति पर कोई एलिगेशंस लगे हैं, तो उन एलिगेशंस को या उन इम्प्यूटेशंस को प्रूव करने के लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके करेक्टर के एविडेंसेस देता है, जिससे कि उस पर जो इम्प्यूटेशन या एलिगेशंस लगे हैं वो प्रूव या डिस्प्रूव होने लगें, तो इस तरीके के एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। समझ में आ रहा है?
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जैसे जैसे एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ए पे चार्ज लगा है कि वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, ठीक है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग पे लगा है, ड्राइविंग, ठीक है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग का जो है ए पे एलिगेशंस लगा है, और ए इस तरीके के एविडेंस देता है कि वो तो बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो हमेशा जो है सारी जो 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 ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं उनको मानता है, या सारी चीज़ों को मान के चलता है, या अपने करेक्टर के खुद ही एविडेंसेस देता है, तो ये रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये सिविल केस है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए अपोजिट पार्टी उसके अगेंस्ट में एविडेंस देती है कि वो बहुत लॉ अबाइडिंग नहीं है, या वो जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं इसको नहीं मानता है या उनको तोड़ता है, तो इस तरीके के जो अपोजिट पार्टी भी नहीं एविडेंस दे सकती। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, मोटा मोटी सेक्शन 52 में किसी सिविल केस को डिसाइड करने के लिए उसके उस व्यक्ति के करेक्टर के एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। देखिए दोस्तों, एक और बात जो इस सेक्शन में बतानी है 52 में, वो ये है, जब इसका ओपनिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न, ठीक है। 52 में जो बात की जा रही है, एनी पर्सन कंसर्न, एनी पर्सन कंसर्न का क्या मतलब है? एनी पर्सन कंसर्न का मतलब यहाँ पार्टी से ही है, ठीक है। इसका मतलब विटनेसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना है कि अगर किसी सिविल केस में या आगे किसी केसेस में अगर हम एविडेंसेस देंगे तो उस पार्टी के करेक्टर के एविडेंस देंगे, ना कि विटनेसेस के करेक्टर्स के बारे में हम आगे देखेंगे, जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो एक और बात जो आगे जो बतानी है 52 में, देखो 52 में जब लास्ट का जो कंक्लूडिंग सेक्शन है उसमें देखिए, उसमें लिखा है एक्सेप्ट इन सो फार एज सच करेक्टर अपीयर फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट, ठीक है। अब ये बात क्या है, अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, उसमें किसी जो है पार्टी का कोई करेक्टर अदरवाइज आ जाता है, मतलब वो फैक्ट इशू नहीं है लेकिन केस में उसकी बात जो है रेलिवेंट हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो है उसके करेक्टर के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक जनरल जो रूल है उसका एक्सेप्शन भी हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए अदरवाइज इफ करेक्टर बिकम अदरवाइज रेलिवेंट, देखिए अदरवाइज रेलिवेंट कैसे बन सकता है कोई करेक्टर, देखिए ऐसे हो सकता है, मान लीजिए ए वर्सेस बी है, ए वर्सेस बी कोई केस चल रहा है, ठीक है, ए वर्सेस बी कोई केस चल रहा है और ए अपनी तरफ से कुछ एविडेंसेस देते हैं, एविडेंसेस वगैरह देते हैं ए, ठीक है, और जो एविडेंसेस ए ने दिए हैं उसमें बहुत मान लीजिए ओमिशन किया गया है, मान लीजिए कुछ बाइक में लगा के एक ही जगह पे किसी और दूसरे का नाम लिखा गया है, मान लीजिए उसमें कुछ और इस तरीके का फैब्रिकेशन किया गया है, तो अपोजिट पार्टी कहती है मान लीजिए उसमें कि सर ऐसा मालूम पड़ता है कि जो ए साहब हैं वो तो फ्रॉड करने वाले मालूम पड़ते हैं। देखिए केस किसी और चीज़ को लेके चल रहा था, जब वो ए ने एविडेंसेस दिए और उसमें फैब्रिकेशन पाया गया तो बी अपोजिट पार्टी ने कहा कि ए साहब तो जो है फ्रॉड मालूम पड़ते हैं, और बी जो है अदर एविडेंसेस भी ऐसे देता है जिससे कि ये पता लगने लगे कि बी जो है ए जो है फ्रॉड ही किया है या फ्रॉड करने की आदत है, तो उसका जो करेक्टर है वो अदरवाइज रेलिवेंट हो जाता है, तो फिर इस पर कोर्ट जो है एविडेंसेस ले सकता है और अपना वर्डिक्ट भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब सेक्शन 52 में आप जान गए कि किसी सिविल केस को डिसाइड करने के लिए उसके करेक्टर के किसी पार्टी के करेक्टर के एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जान गए कि जो उसमें जो पर्सन कंसर्न की बात है वो विटनेसेस के लिए नहीं है, वो पार्टी के लिए है। तीसरी बात इसमें जान गए कि अगर किसी केस में अदरवाइज किसी सिविल केस में अगर अदरवाइज
किसी का करेक्टर रेलिवेंट होता है तो फिर उसके एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 52। इतनी ही बात है इसमें समझने वाली। ठीक है, अगला अगला इस जो सिविल केसेस से रिलेटेड है उसी को पकड़ते हैं, 55 वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 55 पढ़ेंगे तो 55 में क्या है, 55 में ये है कि क्या है, हेडिंग क्या है, करेक्टर एज अफेक्टिंग द डैमेजेस, एज अफेक्टिंग द डैमेजेस। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी हेडिंग यही है, करेक्टर एज अफेक्टिंग द डैमेजेस। तो 55 को जब पढ़ेंगे तो 55 में सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी सिविल केस में जो प्लेंटिफ है, मान लीजिए प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट केस है, सिविल केस में अगर किस जो प्लेंटिफ है उसको जो रिसीव होने वाले डैमेजेस हैं, ठीक है, वो मान लीजिए कुछ डैमेजेस रिसीव करने वाला है या अपोजिट पार्टी उसको डैमेज देने वाली है, तो उस केस में जो प्लेंटिफ को मिलने वाले डैमेजेस हैं उनको अफेक्ट करने वाले कोई जो है पार्टी अगर एविडेंस करेक्टर के एविडेंसेस देती है तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे। देखिए दोबारा समझिए, मगर किसी सिविल केस में जो प्लेंटिफ को डैमेजेस मिलने वाले हैं उनको कम करने के लिए या अफेक्ट करने के लिए अपोजिट पार्टी जो है उसके करेक्टर के एविडेंसेस दे सकती है, जिससे कि जो प्लेंटिफ को मिलने वाले जो डैमेजेस थे वो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमेशा जो डैमेजेस मिलेंगे किसको मिलेंगे, प्लेंटिफ को ही मिलेंगे, इसमें डिफेंडेंट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि डैमेजेस हमेशा जो डैमेजेस क्लेम करेगा उसी को ही मिलेंगे। सिविल केसेस में डैमेजेस क्लेम कौन करता है, प्लेंटिफ करता है। ठीक है, तो जो प्लेंटिफ होगा उसके जो मिलने वाले डैमेजेस होंगे उनको अफेक्ट करने वाले जो करेक्टर के एविडेंसेस होंगे पार्टी दे सकती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हो गया अपना सेक्शन जो सिविल केसेस से रिलेटेड थे, 52 था और 55 था, दोनों हो गए। तो अब ये एक साथ देख लेते हैं कि किस किस केस में जो है करेक्टर के एविडेंस सिविल केस में दिए जा सकते हैं और किस किस में नहीं दिए जा सकते। देखो पहली बात तो आप जान गए कि अदरवाइज सेक्शन 52 में दिया गया है कि अदरवाइज करेक्टर बिकम रेलिवेंट। ठीक है, पहला तो ये 52 में दे दिया गया है कि अगर किसी का करेक्टर अदरवाइज रेलिवेंट हो जाता है केस में तो उस केस में उसके जो है करेक्टर के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। दूसरा ये तो सिविल केस में भी रहेगा, ठीक है, और ये क्रिमिनल में भी रहेगा। दूसरा वाला सिविल एंड क्रिमिनल क्या कि अगर किसी का करेक्टर अपने आप में फैक्ट इशू है तो फिर उस चीज के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। When character of the person is fact in issue। ठीक है, तीसरा आपने 55 में पढ़ लिया, करेक्टर एज अफेक्टिंग द डैमेजेस, करेक्टर एज अफेक्टिंग द फिर ये 3 केसेस वो हो गए सिविल केसेस में, ये 3 सर्कमस्टेंसेस वो हो गई जिसमें उसके करेक्टर के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताता चलूँगा। अगला सेक्शन आता है अपना 53। देखिए 53 भी बहुत छोटा सा सेक्शन है, उसमें सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है। क्या बोले गए हैं, देखिए
इन सिविल केसेस, इन सिविल प्रोसीडिंग, सॉरी इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट पर्सन एक्यूज ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जो है कोई भी पर्सन क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में जो एक्यूज है वो अपने गुड कैरेक्टर के एविडेंसेस दे सकता है। ठीक है, एक्यूज में गिव एविडेंसेस ऑफ गुड कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, एक्यूज जो है अपने गुड कैरेक्टर के एविडेंसेस दे सकता है। ठीक है, ये क्या है, देखिए इंग्लिश में जो है प्रोवर्ब आपने सुनी होगी कि ए एक्यूज इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वो जो है गिल्टी जो साबित नहीं हो जाता तब तक उसको इनोसेंट समझा जाता है। उसी पे बेस है, तो वो अपने इनोसेंट होने के एविडेंसेस दे सकता है। इनोसेंट होने का एविडेंसेस क्या है, तो वो अपने गुड कैरेक्टर के भी एविडेंसेस दे सकता है। क्रिमिनल केसेस में 53 में देखेंगे तो क्या बोला गया है, क्रिमिनल केसेस में कोई भी एक्यूज्ड, क्या लिखा है, सही लिखा है ना, एक्यूज अपने गुड कैरेक्टर के एविडेंसेस दे सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, जो अगला जो सेक्शन है उसको देखिएगा 53A। तो पहली बात इसमें याद रखने वाली वो क्या है, वो ये है कि ये 2013 में जोड़ा गया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जो 2 फरवरी 2013 को इफेक्ट में आया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2013 में जोड़ा गया था। इसमें 2018 में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, तो 2018 वाला अमेंडमेंट 21 अप्रैल 2018 को इफेक्ट में आया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें है क्या 53A में देखिए, इसमें यह है कि अगर मान लीजिए किसी जो है महिला के विरुद्ध 354 का अपराध होता है। ठीक है, 354A, B, C, D, 354A, 354B, 354C, 354D, किसी महिला के विरुद्ध ये कोई अपराध हो रहा है। ठीक है, या 376A, B, C, D, E, ठीक है, इनमें से कोई अपराध हो रहा है, या 376AB, DB, अरे यार DB एंड DA, ठीक है, DA या D करिए, देख लीजिएगा। अगर इन तीन किसी महिला के विरुद्ध, ठीक है, 354A, 354B, 354C, 354D या ये इनमें से कोई भी अपराध हो रहा है, ठीक है, तो जब उस महिला ने उस केस में कंसेंट दी है या नहीं दी है, ये वाली बात उठ रही है, तब उस केस में उस महिला के कैरेक्टर के एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। ठीक है, पहली बात, उसके कैरेक्टर के एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। दूसरा, उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। एक बार दोबारा से सुनिए कि अगर किसी महिला के विरुद्ध इनमें से कोई अपराध हुआ है, ठीक है, तो उस केस में कि उस महिला ने उस अपराध के लिए कोई कंसेंट थी या नहीं थी, तब उसके कैरेक्टर के एविडेंसेस और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट जनरल भाषा में अगर देखें तो ये हुआ कि मान लीजिए ये एक गर्ल है, गर्ल वर्सेस बॉय है, मान लो उस पर रेप वगैरह का चार्ज है या 354 का चार्ज है, ठीक है, तो गर्ल वर्सेस बॉय है, तो अगर ये अपोजिट पार्टी ये कहने लगे उसके
जो लड़की है वो तो बहुत ही बैड करेक्टर, ये उसकी कंसेंट की तो कोई बात ही नहीं उठती, वो तो मान लीजिए प्रोस्टिट्यूट है, इस तरीके की कोई बात करता है, उसके करेक्टर पे उंगली उठाता है, तो ये इस तरीके के एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। दूसरा, मान लीजिए अपोजिट पार्टी इस तरीके के जो है करेक्टर के एविडेंसेस देती है कि जो लड़का कहता है कि उसने पहले भी मेरे साथ, मैंने उस लड़की के साथ में जिसने मुझ पर चार्ज लगाया है उसके साथ में पहले भी कई बार सेक्सुअल जो है एक्ट किए हैं और उस समय उसने अपनी जो है कंसेंट दी थी, ठीक है, तो इस बार भी उसकी कंसेंट मानी जाए, तो कोर्ट कहेगा नहीं, हम प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इस बार उसने कंसेंट दी है या नहीं दी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। 53A हो गया। देखिए दोस्तों, अगला जो सेक्शन है वो है, पूरा साफ करता हूँ, सेक्शन 54। ठीक है दोस्तों, 54 में बहुत ही सिंपल बात है। वो क्या है कि मान लीजिए अगर 53 में कोई भी व्यक्ति, क्रिमिनल केस की बात है, अब ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर 53 में कोई भी व्यक्ति अपने गुड करेक्टर के एविडेंसेस दे चुका है तो उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है, अपोजिट पार्टी उसके बैड करेक्टर के एविडेंसेस दे सकती है। यही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है कि उसको पहले वाले को बाद में बताएंगे, पहले दूसरा बताते हैं। दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन है, उसमें ये बोला गया है कि अगर आप जो है बैड करेक्टर के एविडेंसेस दिए जा रहे हैं तो इसको प्रूव करने के लिए उसके प्रीवियस कन्विक्शन के भी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आप बैड करेक्टर के एविडेंसेस दे रहे हैं उस केस में और उस पर ही कोई मान लीजिए प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है उसी व्यक्ति पे, तो आप उसके प्रीवियस कन्विक्शन के एविडेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और बात बताने वाली आ जाती है 55 का। आगे आप जो है 55 में जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के 52 में, 53 में और 55 में अगर आपको किसी के करेक्टर के एविडेंसेस देने हैं तो वो जनरल करेक्टर के या जनरल रेपुटेशन या डिस्पोजिशन के दिए जाएंगे। लेकिन 54 में ऐसी बात नहीं है। 54 में उसके पर्टिकुलर के भी इंस्टेंस के भी जो है वो दिए जा सकते हैं, उसके करेक्टर के भी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। देखिएगा, आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब हम कैसे समझ सकते हैं, जब हम किसी के व्यक्ति के कन्विक्शन के एविडेंसेस दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक इंस्टेंसिस तो हो गया, यानी जनरल रेपुटेशन या जनरल डिस्पोजिशन वाली बात हो गई। तो ये बात आपको याद रखनी है। 54 में जो पर्टिकुलर वाली बात होगी, जब मान लीजिए, देखिए दोस्तों, अगर आप किसी के कन्विक्शन के एविडेंस दे रहे हैं, कन्विक्शन के एविडेंसेस हो रहे हैं, तो ये जनरल थोड़ा ना हो गया, ये पर्टिकुलर कोई इंस्टेंस हो गया, उसके एविडेंसेस हो रहे हैं। यही बात जो है 55 के एक्सप्लेनेशन में बोली गई है कि ये जो जनरल वाली बात है, जनरल रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वाली बात 52 के लिए है, 53 के लिए है, 55 के लिए है। ठीक है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है। वन ये कहता है कि अगर किसी केस में उसका करेक्टर अपने आप में इफेक्ट इशू है तो फिर उस चीज़ के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ये बात मैंने जब आपको सिविल केसेस में भी बताई थी। अगर चाहे सिविल केस की बात हो चाहे क्रिमिनल केस की बात हो, अगर किसी का जो है करेक्टर फैक्टर इशू है तो उस चीज़ के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए एक साथ देख लेते हैं कि किन किन क्रिमिनल केसेस में किसी के करेक्टर के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो पहला क्या हो गया, पहला वही हो गया, किसी का जो है करेक्टर अपने आप में ही फैक्टिंग हो। व्हेन करेक्टर ऑफ द पर्सन इटसेल्फ फैक्टिंग इशू। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा देखिए, देखो एक बार, देखिए 54 वाला, 54 में क्या था, 54 में क्या बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 53 में अपने गुड करेक्टर के एविडेंसेस दे चुका है तो
उसको रिव्यूट करने के लिए उसके बैड करेक्टर के एविडेंसेस भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगला 3 है, देखिए अदरवाइज अगर किसी अदरवाइज मान लीजिए किसी और सेक्शन में, अदरवाइज अगर किसी और सेक्शन में 5 से 55 तक अगर किसी व्यक्ति का जो करेक्टर रेलिवेंट हो जाता है तो उसमें भी उसके करेक्टर के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। जैसे आप जो है देखेंगे, आपको मैंने जब सेक्शन 14 बताया उसका सब प्लस 2, उसमें भी यही बात है, उसमें भी प्रीवियस कन्विक्शन के एविडेंसेस दिए जा रहे हैं। सेक्शन 14 में भी दिए जा सकते हैं, 15 में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 से 55 तक किसी और सेक्शन में भी अगर उसका करेक्टर रेलिवेंट हो जाता है, जिससे चाहे मोटिव प्रूफ हो रहा हो या कोई एक्ट एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है, इस तरीके की बात प्रूफ हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ रह जाता है इसमें बताने के लिए? और तो कुछ नहीं रह जाता। फिर भी अगर आपकी कोई भी बात जो समझ में ना आई हो, इस सेक्शंस को समझने में दिक्कत हुई हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।